प्रिय व्यूअर, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में संसद द्वारा फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को सहमति दे दी गई है। यह विधेयक लोकसभा में 14 सितंबर 2020 को पेश किया गया था। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSMEs क्षेत्र की मदद करने के उद्देश्य से कानून में बदलाव के लिए लाया गया है। यह विधेयक फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन करता है ताकि फैक्टरिंग व्यवसाय में शामिल संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके। आइए अब समझते हैं फैक्टरिंग व्यवसाय का मतलब। फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 के तहत यह एक ऐसा व्यवसाय है जहां एक इकाई निश्चित राशि के बदले दूसरी इकाई के प्राप्यों यानी रिसीवेबल्स का अधिग्रहण कर लेती है। कुल प्राप्य वह राशि है जो किसी वस्तु, सेवा या सुविधा के उपयोग के लिए ग्राहकों पर बकाया है या अभी तक जिसका भुगतान किया जाना शेष है। फैक्टर एक बैंक, पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि प्राप्य की सुरक्षा के बदले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं को फैक्टरिंग व्यवसाय नहीं माना जाता है। आइए अब समझते हैं इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों को। फैक्टरिंग व्यवसाय की परिभाषा में परिवर्तन। 2011 के अधिनियम में फैक्टरिंग व्यवसाय का अर्थ कुछ व्यवसायों से है, जैसे प्राप्तियों के असाइनमेंट को स्वीकार कर असाइनर की प्राप्तियों का अधिग्रहण करना, प्राप्य के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ऋण या अग्रिम राशि के जरिए वित्त पोषित करना। यह विधेयक इसमें संशोधन करता है और फैक्टरिंग व्यवसाय को असाइनमेंट के जरिए असाइनर के प्राप्तियों के अधिग्रहण के रूप में परिभाषित करता है। इस अधिग्रहण का उद्देश्य प्राप्तियों के संग्रह या ऐसे असाइनमेंट के बदले वित्त पोषण होना चाहिए। फैक्टर्स का पंजीकरण। 2011 के अधिनियम के तहत कोई भी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण किए बिना फैक्टरिंग व्यवसाय नहीं कर सकती। यदि किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC को फैक्टरिंग व्यवसाय करना है तो कंपनी की फैक्टरिंग व्यवसाय में वित्तीय संपत्ति और फैक्टरिंग व्यवसाय से उसकी आय दोनों को उसकी शुद्ध आय से 50% से अधिक होना चाहिए या फिर RBI द्वारा तय की गई सीमा से अधिक होना चाहिए। विधेयक में NBFC के लिए फैक्टरिंग व्यवसाय में शामिल होने की इस सीमा को हटा दिया गया है। लेन देन का पंजीकरण। 2011 के अधिनियम के अंतर्गत फैक्टर्स को अपने पक्ष में प्रत्येक प्राप्तियों के असाइनमेंट के लेन देन का विवरण दर्ज कराना होता है। इन विवरणों को 30 दिनों के भीतर SAR FAESI एक्ट 2002 के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी और अनुपालन करने में विफल रहने वाले प्रत्येक अधिकारी पर डिफॉल्ट जारी रहने तक प्रतिदिन 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए विधेयक में इस 30 दिन की बाध्यता को हटाया गया है। इसमें कहा गया है कि समय अवधि, रजिस्ट्रेशन के तरीके और देर से किए गए रजिस्ट्रेशन भुगतान शुल्क को रेगुलेशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। RBI विनियम बनाएगा। पारित विधेयक RBI को नियम बनाने हेतु कई अधिकार प्रदान करता है, जैसे किसी फैक्टर को पंजीकरण प्रमाण पत्र देने का तरीका, ट्रेड्स के माध्यम से किए गए लेन देन के लिए सेंट्रल रजिस्ट्री में लेन देन के विवरण दाखिल करने का तरीका, ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था? ऑप्शन है A 14 सितंबर 2020, B 14 अक्टूबर 2020, C 13 नवंबर 2020 या फिर D 5 जनवरी 2021। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।